तो क्या स्टार्ट करना है आपको? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इसके बारे में पहले आपने पढ़ा था क्लास 10th में, नहीं पढ़ा था? पढ़ा है। सीक्वेंस और सीरीज के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है। उसी से बना हुआ है एपी। जो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था वही है आपका सीक्वेंस और सीरीज। यानी कि सीक्वेंस और सीरीज पढ़ने से पहले आपको जो पढ़ना है वो है प्रोग्रेशन। क्या पढ़ना है आपको? ठीक है, क्या होता है प्रोग्रेशन, बता सकते हो? प्रोग्रेशन का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैव सम पैटर्न, एनीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज है, आप अगर उसको पैटर्न वाइज करते हो दैट इज द प्रोग्रेशन। आप नेम्स कलेक्ट करते हो तो हो सकता है आप अल्फाबेटिकली उसे जो है अरेंज कर रहे हो, दैट इज द प्रोग्रेशन। आप नंबर्स यूज कर रहे हो 1 2 3 करके उसको अरेंज कर रहे हो, दैट इज द प्रोग्रेशन। एनीथिंग विच हैव सम पैटर्न, ठीक है ना, एनीथिंग विच हैव सम पैटर्न दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तो जो भी हमारे पास स्पेसिफिक पैटर्न होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो क्या है प्रोग्रेशन, आपको समझ में आ गया? कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न है वो क्या होगा? प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक पैटर्न में जो हमारे पास जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या है, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। एपी, क्या पढ़ा था? एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद है गुड़िया? नहीं याद है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है और जो और अदर प्रोग्रेशंस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो यहां पढ़ोगे बस उतने ही प्रोग्रेशंस होते हैं, नहीं। इट मे हैव सम अदर प्रोग्रेशन आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि द पैटर्न्स का कभी एंड नहीं है, तो प्रोग्रेशन का भी कभी एंड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 2 या 3 पढ़ेंगे तो दो या 3 ही होते हैं। ठीक है, तो एपी वन ऑफ देम जो आपको पता है। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है जीपी। जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक पढ़ना है आपको एचपी, जिसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बस समझ गए? क्या चीज है आपके पास? एपी, जीपी और एचपी। ठीक है, अब कि यहां जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सीक्वेंस और सीरीज के बेस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा इनके बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। एपी आपको पढ़ना है, जीपी आपको पढ़ना है, एचपी बहुत कम पढ़ना है, थोड़ा बहुत बस नॉलेज चाहिए आपको इसके बारे में। ठीक है ना, एपी का मतलब क्या होता है आपको पता है? जनरल रिवीजन के लिए बताऊंगा अगर आपको मैं, तो एपी का मतलब क्या होता है? द स्पेसिफिक पैटर्न और प्रोग्रेशन, the specific pattern or progression in which the next term you will be find by adding or subtracting something। मतलब ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा मैथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसमें जो नेक्स्ट टर्म मिलेगा आप उसमें या तो कुछ ऐड करोगे या तो कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, और तब जाके आपको अगर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है देन यू कैन से दिस इज द एपी। एक स्पेसिफिक नंबर याद आ रहा है एपी के बारे में ना? जैसे आप लिखते हो कि 2 4 6 8, आप आगे बता सकते हो कि 10 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। आपको कंफर्म हो गया, पता चल गया? ठीक है, तो कंफर्म जो हो रहा है, ये जो भी पता चल रहा है वो तो आप पैटर्न वाइज भी देख रहे हो, बट यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है? +2 का, यू हैव टू ऐड +2। ठीक है ना, तो जब भी आप किसी दो नंबरों को, मतलब किसी भी नेक्स्ट टर्म को पता करने के लिए या तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक स्पेसिफिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड किया, आगे भी 2 ही ऐड करने वाले हो, इसके बाद भी 2 ही ऐड करोगे। ठीक है ना, तो जो स्पेसिफिक नंबर आप ऐड करते हो उसको क्या बोलते हैं? हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं।
याद है 10th क्लास वाली बात है ना। और तो इसका मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि एपी का मतलब क्या है कि एनी पैटर्न विच हैव कॉमन डिफरेंस कह सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम फिक्स वैल्यू, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सम फिक्स वैल्यू। अब हम बात करते हैं फिर जीपी क्या है, व्हाट इज जीपी? जीपी लाइक 2 4 8 16 32 dot dot dot. Can you tell me about the next number? What will be the next? 64. What will be the next? 64 है ना। कैसे पता चला आपको? बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई, है ना। तो आपको ये जो टर्म मिला है, when you get the next number by multiplying or dividing, by multiplying or dividing, then that sequence or progression is called geometrical progression. बात समझ में आ गई? तो क्या मीनिंग है अभी? मीनिंग बस आपको मीनिंग बता रहा हूं, आपको जनरल डेफिनेशन बता रहा हूं, जैसे आपको बस ये कंक्लूजन मिल सके कि होता क्या है। आगे हम इसके बारे में आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जीपी का मतलब समझ में आया आपको कि द पैटर्न और प्रोग्रेशन इन विच द नेक्स्ट टर्म you will be find by multiplying or dividing a fixed value, ठीक है ना। किसी भी एक फिक्स वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको नेक्स्ट मिल रहा है, देन दैट इज कॉल्ड द जीपी। एचपी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? एचपी इज नथिंग, अगर आप बात करते हो तो एचपी जो होगा वो एपी का ही रिवर्स होता है। मतलब आप कह सकते हो इनवर्स ऑफ एपी। इनवर्स ऑफ एपी मतलब इच टर्म का इनवर्स, कहने का मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 इज द एचपी। दिस इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब आप कह सकते हो इसको इस तरीके से कि जिस पैटर्न को कि ईच एंड एवरी टर्म का अगर मैं इनवर्स निकालूं और वो एपी हो तो वो क्या होगा? वो एचपी होगा। बस समझ में आ गई? तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन वी हैव टू लर्न। हमें ज्यादातर जो है एपी और जीपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो, तो जो भी आपको एपी पढ़ना है और जीपी पढ़ना है, इसमें सबसे जो कॉमन चीजें हैं वो है सबसे पहला टर्म। क्या है? और टर्म से भी पहले कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वह है तुम्हारा सीक्वेंस, क्योंकि बिना सीक्वेंस का आप पैटर्न नहीं पता करोगे। मतलब पैटर्न बना तो सीक्वेंस बनाओगे आप, और जब सीक्वेंस बनाओगे तभी तो पता चलेगा किसको टर्म बोलोगे आप। यानी कि सीक्वेंस क्या है? अभी आपने कुछ देर पहले भी देखा था कि सीक्वेंस है क्या। सीक्वेंस का मतलब अगर किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी है जो एक पार्टिकुलर वैल्यू मतलब एक कंडीशन को फॉलो कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई ऐसी वैल्यू है जो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, कंडीशन फॉलो करेगा, तो वो आपको एक सीक्वेंस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास जो इससे पहले लिखा था 2 6 4, 6 के बाद 4 नहीं है, या ऐसे जो लिखा था वो भी चलेगा आपके पास 2 6 4 8, ये भी एक सीक्वेंस होगा। या फिर 2 4 8 16 32, ये भी क्या होगा? आपको सीक्वेंस होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो जो सीक्वेंस बन रहा है आपके पास, आप कोई भी सीक्वेंस निकाल सकते हो, किसी भी तरीके का सीक्वेंस हो सकता है। इस सीक्वेंस को बनाने के लिए जो आपने ये नंबर्स यूज किए हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? टर्म्स बोलते हैं। और इन टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप जनरली A1 A2 A3 A4 के टर्म्स में से डिफाइन करते हो। समटाइम आप इसको T1 T2 T3 करके डिफाइन करते हो, ठीक है ना। दिस नंबर रिप्रेजेंट द पोजीशन। A4 मींस फोर्थ पोजीशन टर्म्स, मतलब टर्म्स ऑन द फोर्थ पोजीशन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि n टर्म्स पे nth पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, तो आपको होगा कि tn, सॉरी tn को आप यहां लिख लो, tn, और ये हो जाएगा आपका an, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने, और ये क्लास 10 में भी आपने यूज किया था, बहुत आसान तरीके से किया था ना। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास कि जो हमारा nth टर्म होता है,
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म। क्या कहते हैं उसे हम? जनरल टर्म कहते हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट जनरल टर्म को जनरलाइज कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। बना लिया जाए ना? अगर हम उसको जनरलाइज करें तो जो इसका nth टर्म होगा, अगर इसका कुछ आपने फॉर्मूला दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो दैट इज द जनरल टर्म। क्या बोलेंगे इसको? nth टर्म भी बोलते हो आप, और या फिर इसको जनरल टर्म बोलते हैं। ठीक है। जनरल टर्म का प्रॉफिट क्या है, क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है कि बाय द जनरल टर्म यू कैन फाइंड एनी टर्म, यू कैन फाइंड एनी टर्म। लाइक अगर आपके पास मैंने मान लो कि बोल दिया an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द जनरल टर्म, और बाय दिस जनरल टर्म यू कैन फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 होगा। a1 मीन्स n इक्वल टू 1। समझ में आ रही है ना? बस पुटअप करो, क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 2, 3, दैट इज 3। फिर उसी तरीके से a2 निकाल लो, दैट इज सेकेंड टर्म। क्या मिलेगा आपके पास? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 5 होगा। 4 2 स्क्वायर है भाई, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 टू 8 और 1 9। बस समझ में आ रही है ना? वैसे ही आपके पास क्या मिलेगा? a3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 3 3 जा 9 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस, दिस ऑल्सो फॉलो द सीक्वेंस। ठीक है ना? कुछ ना कुछ पैटर्न है इसके पास, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है ना? और ये जो आपका an है वो क्या है? जनरल टर्म है। वो क्या है? जनरल टर्म है। ठीक है, तो बाय द जनरल टर्म क्या क्या कर सकते हो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इसका इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, इसका सेकंड टर्म निकाल सकते हो, इसका थर्ड टर्म निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही ना? चलो अब देखो, दो चीजें हैं सीक्वेंस में आपके पास। एक है फाइनाइट सीक्वेंस और एक है आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है ना? सीक्वेंस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस कंटेन द फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? यानी आप लिख सकते हो कि इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। लाइक आपने लिखा 2 8, ठीक है, 2 8 के बाद क्या आ जाएगा? चलो 2 4 8 कर लेते हैं। 2 4 8 6, सॉरी 2 4 6 8, और मैंने यहां पे डाल दिया आपके पास 2 डबल जी। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये सीक्वेंस यहां पे आके इंटरप्ट हो चुकी है, रुक चुकी है, वो टर्मिनेट हो चुका है वहां पे। समझ आ रहा है ना? तो टर्मिनेट हो गया मतलब कि ये फिक्स्ड है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज होंगी इसके पास, मे बी 10, मे बी 20, मे बी 100, हो सकता है ना? आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आपके पास कंफर्म हो कि इतने ही नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड, देन यू कैन से दिस इज द फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस। समझ आ रही ना? दिस इज द फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? अगर इसी चीज को मैं 2 4 6 8 जो लास्ट टर्म है उसको डिफाइन ना करूं, मैं लास्ट टर्म को डिफाइन ना करूं मैं, तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, मुझे पता नहीं कहां तक जाना है। क्या मैं काउंट कर सकता हूं कितने नंबर से इसमें? नो। ठीक है ना? तो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट फिक्स्ड देन दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है ना? और फाइनाइट क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज फिक्स्ड। ठीक है ना? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, अगर हमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए, देन वी हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला। सिंपल सी बात है। देन वी हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर, फाइंड द ईच टर्म corresponding to their positions। क्योंकि आपको यही तो पता करना है कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा होगा, तभी तो आप उसके
कंप्लीट डिटेल के बारे में समझ पाओगे। यानी कि ईच एंड एवरी सीक्वेंस को आप एक जनरल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जो इसके पहले लिखा हुआ था क्या, 2n स्क्वायर, an इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द सीक्वेंस ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये हमारे पास है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2 4 6 8 टर्म समथिंग करके, है ना। तो अगर मैं इसको लास्ट टर्म की बात करूं, लास्ट टर्म का मतलब जनरल टर्म की बात करूं, nth टर्म की बात करूं, क्योंकि nth टर्म हमारा क्या होता है, जनरल टर्म होता है ना। तो अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूं, जनरल टर्म की बात करूं, तो क्या मिलेगा मुझे, nth टर्म मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा an से, ठीक है। फिलहाल तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2n बाई क्या कह सकते हैं उसको, बाई इन्वेस्टिंग द सीक्वेंस। आप सीक्वेंस को इन्वेस्टिगेट करके भी बता सकते हो डायरेक्टली। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रही ना। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास nth टर्म होता है, जहां पे n क्या होता है, n इज नेचुरल नंबर, n इज द नेचुरल नंबर। व्हाट इज द कह सकता हूं मैं कि बेनिफिट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें बेनिफिट की क्या जरूरत है। बेनिफिट से पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता ना। तो बेनिफिट ये है कि फर्स्ट टर्म कंफर्म है, 1 जैसे रखोगे आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि n इज व्हाट, ठीक है ना। देखो तो ये जो सीक्वेंस है, आप उसको इजीली क्या कर पा रहे हो, फॉर्मूले में ट्रांसलेट कर पा रहे हो, यही बात है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सीक्वेंस होते हैं जिसको आपको खुद से, देखो सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार वो एक सिंगल पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है। तो सम टाइम यू हैव टू चेंज देयर पैटर्न, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैं यहां पे दे रखा है 1 1 2, ठीक है, 3 5 8, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है। यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा तुमको, a1 इज इक्वल टू a2, मतलब a1 a2 दोनों आपस में इक्वल है, कितना है वो, 1 के इक्वल है। a3 की अगर मैं बात करूं तो a3 क्या दिखाई दे रहा है, a1 प्लस a2, क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा, यानी कि a1 प्लस a2। अगर मैं a4 की बात करूं तो दिस इज 2 प्लस 1, यानी a3 प्लस a2 एंड सो ऑन, है बस समझ में। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, आगे मूव कर सकता है। अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं, इसके nth टर्म मतलब an की बात करूंगा, तो यहां देखो फोर्थ के लिए बात किया तो थर्ड एंड सेकंड, यानी कि an के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, n माइनस 1, एक टर्म कम, प्लस n माइनस 2, ठीक है ना। वेयर n की जो वैल्यू है, वेयर जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो कंफर्म क्या होनी चाहिए, हाँ, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पे ध्यान दो कि यहां पे क्या फॉलो करेगा और क्या फॉलो नहीं करेगा। अगर आप यहां पे क्या रखोगे, जैसे n की वैल्यू आपने यहां पे क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखते हैं क्या प्रॉब्लम है, 1 पे तो ये अप्लाई नहीं हो पा रहा, नहीं यहां के लिए ये जो फॉर्मूला आपने बनाया इसके लिए, क्योंकि जैसे आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और यहां पे है माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 टर्म कैसे लाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम। यानी कि फर्स्ट टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, देन थर्ड टर्म से काम चलेगा आपका, थर्ड टर्म ठीक है, वो फॉलो कर रहा है रूल को, है ना। तो इसका मतलब ये हो कि आप जो भी काम करोगे वो थर्ड टर्म के बाद करोगे, थर्ड टर्म के बाद फॉर्मूला बन रहा है आपका। यानी आप यहां कंफर्म कर दो कि 8 जो n की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, तो अप्लीकेबल है।
तो ये जो स्पेशल टाइप की सीरीज है, सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड, बता सकते हो गुड़िया? फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो भाई? रिकर्सिंग देयर रिलेशन, उनके रिलेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। है समझ में? देखो, अब इसी सीक्वेंस को, जो भी आपके पास ये सीक्वेंस आ रहे हैं, ठीक है ना, इन सीक्वेंस को अगर आप एडिशन के टर्म्स में लिख देते हो, किसके टर्म्स में? यानी कि सम के टर्म्स में, उनको अगर आप सम कर देते हो, टर्म्स को ऐड कर देते हो, तो जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। लाइक जो इसके पहले आपने लिखा था 2 + 4 + 6 सो ऑन, है ना? यानी कि आपको क्या मिलने वाला है? A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन AN तक। ठीक है ना? ये एक आपके पास क्या था पहले? अब जब इसको एडिशन के टर्म्स में लिखोगे तो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। दिस इज द मतलब क्वाइट सिंपल डिफरेंस कि सीरीज और सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस से ही सीरीज बना हुआ है। सीक्वेंस वाले टर्म्स को ही आपने क्या कर दिया? उसको समेशन के टर्म्स में लिख दिया, एडिशन के टर्म्स में लिख दिया। आई बात समझ में? मतलब कि अगर आपको गिवन सीक्वेंस क्या था, जैसे गिवन सीक्वेंस मैं इसको लिख देता हूं फिर से कि A1 A2 A3, ये क्या है आपके पास? सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस से आपने क्या बना दिया? सीरीज बना दिया। ये आपका सीरीज है। ठीक है, तो यू कैन से the sequence the series is this series is associated with sequence। एसोसिएटेड विद सीक्वेंस का मतलब क्या है? कि इसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को आपने एडिशन के टर्म्स में लिखा और कुछ नहीं, समेशन के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा, इसी चीज को हम सिग्मा नोटेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हर बार हम इतनी लंबी टर्म्स को लिखने के बजाय एक छोटे से टर्म से भी इसको समझा सकते हैं, आगे नोटेशन दिखा सकते हैं कि ये हमारा होता है, ऐसा कुछ होता है। कहने का मतलब, इसके पहले भी आपने पढ़ा था, ये होता है आपका सिग्मा। क्या होता है ये? सिग्मा क्या करता है? सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एडिशन को, सम ऑफ टर्म्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ टर्म्स को, सम ऑफ टर्म्स को। ठीक है, सिग्मा का मेन काम है सम ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करना, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि सिग्मा को नोटेशन में लिखते समय आप बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हो। बहुत सारी चीजों का मतलब स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पे करना है, बस ये। कोई चीज स्टार्ट अगर ऐड करना है आपको, तो कहां से स्टार्ट करना है? ऐड करने का तो एक पोजीशन होना चाहिए स्टार्ट करने का। तो कहां से सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहे हो एडिशन करना, जो सीरीज बना रहे हो आप, और कहां तक जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इनिशियल टू फाइनल को रिप्रेजेंट यहां करते हो। ये इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है। मतलब स्टार्ट कहां से कर रहे हो, एंड कहां पे कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये क्या हो रहा है? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो दिस इज नथिंग एन। ये अगर इसका जो जनरल टर्म है वो क्या आ रहा है? ए एन आ रहा है, आ रहा है ना? आप ए एन बोलो, ए के उसको जो है एक अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो, जो इस वैल्यू को कैरी करे, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करे। कहने का मतलब कि आप इसी चीज को लिखते हो ऐसे, ए के स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विथ एन। कहां पे खत्म हो रहा है वो? एन पे खत्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप एन को ही इनिशियलाइज कर देते, यहां पे अगर आप लिखते हैं कि एन यहां पे लिखते हो और यहां लिखते हैं कि एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 100, तो भी गलत नहीं है। एन इक्वल टू 100 लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अभी हमें एन के बारे में नहीं पता, हमें एन के टर्म्स में उसे डिफाइन करना था। तो हमने के एक अलग वेरिएबल ले लिया जो उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हुए आगे बढ़े। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ही यही है कि के इनिशियलाइज कहां से करना है? इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट। तो कहां से स्टार्ट करना है इसको? 1 से। यानी कि आपने पहला टर्म लिखा A1, देन समेशन मतलब कि एडिशन, सेकेंड टर्म A2 प्लस A3, कहां तक जाना है इसे?
के स्टार्ट फ्रॉम 1 और द लास्ट टर्म फ्रॉम n, तो लास्ट टर्म एंड विथ n मतलब कि a n। समझ में आ रही है ना? तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस, दिस टाइप ऑफ जो आपके पास ये सीरीज मिलेगा किससे? बाय दिस नोटेशन, इसको क्या बोलते हो आप? सिग्मा नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि सिग्मा नोटेशन से आप किसी भी सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सिग्मा नोटेशन से किसी भी सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ रही है? अब देखो, इसमें एक और टर्म्स आता है, बुक्स में मिलता है, तो आप उस वर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि लिखा जाता है कहीं कहीं पे आपको सम ऑफ सीरीज। क्या चीज है? सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज कहने का मतलब भी वही है जो सम ऑफ टर्म्स का मतलब है। ठीक है? मतलब अगर कहीं पे बोला जाए आपसे कि द सम ऑफ सीरीज, फाइंड आउट द सम ऑफ सीरीज, मींस फाइंड आउट द सम ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। ठीक है ना? उस सीरीज में जो टर्म्स है उन्हीं का एडिशन चाहिए। सम ऑफ सीरीज का मतलब क्या होगा? सम ऑफ टर्म्स ही है। बात समझ में आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे लिखता हूं कि 1 + 4 + 7 + 10, ठीक है, और मैं कहता हूं कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, तो नथिंग, इनका एडिशन, इनके टर्म्स का ही एडिशन चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या होगा इसका एडिशन? बता सकते हो मुझे? 22। देखो, एक्सरसाइज 9.1, आपको इसके बारे में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी कि एन क्या होता है आपका? जनरल टर्म होता है, और बाय द हेल्प ऑफ जनरल टर्म यू कैन फाइंड एनी टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एज रिक्वायर्ड। ठीक है? तो जैसे आपसे कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस गिवन इन 1.1 to 6 क्वेश्चंस, जो भी आपको एक्सरसाइज में दिया गया है ना, एंड हुज nth टर्म इज गिवन, nth टर्म मतलब जनरल टर्म गिवन। ठीक है ना? तो कौन सा बता दूं इसमें से? 1 से 6 में से कौन सा बताओ? 6 ही बता दूं? चलो अच्छी बात है। 6 क्या कह रहा है? an क्या दे रखा है? an इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है ना? आपको फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। क्या चाहिए? फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलोगे आप? a1 बोलोगे। फर्स्ट टर्म इज a1, यानी n इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई, इट गिव यू 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 + 1 6/4 मल्टीप्लाई बाई 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6/4। ठीक है? और यू कैन से 3/2, है ना? तो 3/2 इज द फर्स्ट टर्म। ठीक? सेकेंड टर्म a2 क्या मिलेगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 4 क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4 8। अच्छा, पहले प्लस कर लो ना। 2 पावर 2 कितना मिलेगा? 4 मल्टीप्लाई 4 + 5 क्या मिलेगा? क्योंकि ये आपका होल मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो 9/4 आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये मिल जाएगा आपके पास 9/2। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो? a3 निकाल सकते हो। a3 क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर प्लस 5/4 क्या हो जाएगा गुड़िया? 3 3 9, 9 + 5 14, 14/4, या फिर आप कह सकते हो 14/2, और यू कैन से 7। 7/2 होगा। एक मिनट, कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है? तो 14 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना मिलेगा? 42। 42/4, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर लेना, क्या हो जाएगा? 21/2। ठीक है?
तो ये आपका A3 निकल गया। इस तरीके से आप A5 जितनी भी चाहिए आपको फर्स्ट 5 टर्म निकाल सकते हो। चलो फटाफट निकाल ही लेते हैं। A4 क्या मिलेगा बताओ? 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 बाई 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 4 4 जा 16 प्लस 5। हाँ अच्छा जी 21। ठीक है, A5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर प्लस 5 बाई 4। ठीक है, क्या मिलेगा? 30 हो जाएगा इंटू 5/4, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 45/2। ठीक है, तो आप यहाँ नीचे जो है लास्ट में क्या लिखोगे? हेंस द फर्स्ट 5 टर्म, समझ में आ रही है ना क्या लिखोगे? हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, जो भी आपके पास आ रहा है, 4an इक्वल टू गिवन, जो भी है उसको लिखोगे, ये स्टेटमेंट आप बना के लिखोगे। ठीक है, लास्ट में 75/2। ठीक है, चलो चलो, तो सेकंड जो पार्ट है इसका 7 से लेकर 10 तक ऑलमोस्ट सब सेम ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप। 7 में क्या दे रखा है? एन आपको गिवन है और कह रहा है कि जो इंडिकेटेड टर्म्स है उनको फाइंड आउट करना है ना। 4n माइनस 3, आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है? A17। A17 मीन्स n इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो A17 का मतलब क्या है? n इक्वल टू 17 रखना है, यानी कि 4 इंटू 17 माइनस 3। ये नहीं आता, आता है ना? कितना हो जाएगा बताओ? 68 माइनस 3 65। गुड, बहुत तेज चलता है। और हमारे पास क्या है? A24 भी चाहिए ना। A24 क्या मिलेगा? 4 इंटू 24 और माइनस 3, कितना हो जाएगा? 96। फाइनल आंसर बता रहे हो? 96 माइनस 3 दैट इज 93। ठीक है, बस यही चाहिए था आपको, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में क्या कह रहा है आपसे? an गिवन है, n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3, और आपसे क्या फाइंड आउट करने को बोला है? A20, यानी कि n इक्वल टू 20। A20 का मतलब n इक्वल टू 20, बस पुट वैल्यू को पुट अप करो। 20 इंटू 20 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 3, क्या मिलेगा? 20 इंटू 18 डिवाइड बाई 23। क्या 23 कट सकता है इनमें से किसी से? पॉसिबल ही नहीं है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 23। दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है इनमें। देखो, तो 11 से 13 के लिए भी फिर से वही काम करना है आपको। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस, जिसका आपको जनरल टर्म दे रखा है। नहीं नहीं, जनरल टर्म दे रखा है। तो 11 नंबर में ही देख लो क्या दे रखा है आपके पास। A1 गिवन है ना, कितना है? 3। और an गिवन है 3a n माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अच्छा खास कंडीशन भी है इसके लिए कि जहां पे वेयर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। एक से ज्यादा ही होगी, एक से कम कभी नहीं हो सकती है इसके लिए, फॉर पार्टिकुलर केस। ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस आपके पास। तो पहला टर्म तो आपको पहले ही पता है, यानी आपको कौन सा पता करना है? सेकंड टर्म पता करना है। चलो, तो सेकंड टर्म क्या मिलेगा? A2। सेकंड टर्म क्या मिलेगा? क्या उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? यस कर रहा है।
कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है ना। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोर देन 1 है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 इंटू ए 2 माइनस 1 प्लस 2। ये इंडिकेट कर रहा है बस पोजीशन को, कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्या है वो, पोजीशन बताएगा, है ना। यानी कि 3 इंटू A1, 3 इंटू A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू क्या है पता है ना, तो आप यहां लिखोगे कि वी हैव ऑलरेडी A1 इक्वल टू 3, ठीक है ना। और जब A1 3 है तो आप इसकी वैल्यू को पुटअप कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 दैट इज 9 प्लस 2 11, आपका आंसर होगा फिलहाल सेकंड टर्म होगा। इस तरह से आप थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जो भी है सब निकाल सकते हो। ईच एंड एवरी टर्म रिलेटेड विद द प्रीवियस वन, जो भी इसमें टर्म मिलेंगे वो इसके प्रीवियस वाले से रिलेट करेंगे। सो अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म निकालना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ना समझ में आ रही ना, आपने वो सीरीज पढ़ा था ना फेवियोनिक, तो उसी टाइप की सीरीज है ये, जिसमें फर्स्ट जो कोई भी टर्म जो है वो प्रीवियस वाले से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो इसके बाकी टर्म्स को निकालना पड़ेगा मुझे, या निकाल लोगे, निकाल लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक फिबोनाची सीरीज दे रखा है, जहां बता रखा है कि A1 इक्वल है किसके, A2 के, और ये दोनों इक्वल है किसके, 1 के, है ना। और साथ में जो आपका जनरल टर्म है यानी nth टर्म जो है वो डिफाइंड है an इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2, ठीक है ना, जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर है 2 से। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, क्या पूछ रहा है आपसे गुड़िया, हाँ we have to find a n plus 1 डिवाइड बाई an, किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 के लिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एक एक करके निकाल लो इनको। a यहां लिखोगे 4 n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिलेगा, a 1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1 दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला पता है ना आपको, ये रहा, इसके बेस पे चलोगे आप, यानी ये मिलेगा आपको a n माइनस 1 के बदले, अच्छा यहां पे एक और चीज है, हालांकि ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये n के ऊपर टर्म्स के लिए डिफाइंड है, बट फिर भी चलेगा, आप देखो कैसे पता चल जाएगा आपको। क्या है आपके पास n माइनस 1 और ये है a n माइनस यानी 1 माइनस 2। यहां पे क्या करोगे, इसका सीधा सा मतलब बनता है कि n इक्वल टू 2 से ग्रेटर देन की बात की जा रही है ना, यानी क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आप 2 से ज्यादा की वैल्यू ही इसमें रख सकते हो, उससे कम की वैल्यू नहीं रखोगे। फिर प्रॉब्लम क्या होगी, क्या ये आप सेटिस्फाई कर पाओगे, सही मायने में बोला जाए तो नहीं कर पाओगे, है ना। कोई नहीं, कर लोगे आप। एक काम करो, जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग चलो, n से बड़ी वैल्यू रखो, मतलब कि n इक्वल टू 2 के बदले 3 स्टार्ट करो, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3, क्या मिलेगा, a 3 माइनस 1 प्लस a 3 माइनस 2 डिवाइड बाई a3, a3 माइनस 1 क्या मिलेगा, a2 मिलेगा, है ना, और यहाँ पे प्लस a1 डिवाइड बाई a3, a1 a2 आपको पता है 1 प्लस 1 और बाई
A3, अब A3 आपको निकालना पड़ेगा। A3 क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसे पहले फेबियोनिक सीरीज से A3 निकाल लो। तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए आप हर एक टर्म्स को निकाल लोगे। पहले A3 निकाल लोगे, क्योंकि A1 A2 तो दे ही रखा है, A4 और A5, पहले इन तीनों टर्म्स को निकालोगे आप, निकल जाएगा। A3 क्या होगा, यहां देखो, A3 जो होगा वो होगा A2 प्लस A1। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? A2 प्लस A1 दैट इज इक्वल टू 2। A4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मिलेगा, A3 प्लस A2 मिलेगा, A3 प्लस A2। A2 आपके पास क्या है, 2 है, सॉरी A3 आपके पास 2 है और A2 क्या है आपके पास 1 है, तो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। वैसे ही आपको A5 भी मिल जाएगा, A4 प्लस A3 क्या मिलेगा, A4 प्लस A3, A4 आपके पास है ऑलरेडी 3 और A3 आपके पास है 2, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दोगे आप, क्या मिलेगा आपके पास, A3 की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट इज 2/2 मतलब कि 1। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 n इक्वल टू 4 के लिए निकालोगे, n इक्वल टू 4 के लिए क्या मिलेगा आपको, इसके लिए हो जाएगा A4 प्लस 1, क्या मिलेगा A4 प्लस 1 डिवाइड बाई A4। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताओ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डायरेक्टली मिले A5 बाई A4। A5 की वैल्यू कितनी है बाई A4 की वैल्यू कितनी है 3, 5/3 आ जाएगा। वैसे ही A4 n इक्वल टू 5 के लिए क्या मिलेगा, A5 प्लस 1 डिवाइड बाई A5, ये हो जाएगा आपके पास A6 बाई A5, यानी आपको A6 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये n से बड़े के लिए है, तो ऐसा 2 से बड़े के लिए ये सीरीज है, 2 से बड़े के लिए सीरीज है, तो लिमिट तो नहीं है ना कि अपर कहां तक जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, बट हमें जो रिक्वायर्ड है ये टर्म्स कहां तक निकालना, आपको 5 तक निकालना है, और 5 तक निकालने के लिए आपको 6 भी चाहिए, तो 6 निकाल लो। यहाँ पे क्या मिलेगा, A5 प्लस A4 मिलेगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 8/5। इसके पहले भी 3 कहाँ निकाला आपने, 3 निकाला और 4 निकाला, 1 और 2 बाकी है ना, तो आप 1 2 के लिए भी निकाल सकते हो। क्या निकालोगे आप, इसे पहले लिखना है इसको 1 के लिए और 2 के लिए, क्योंकि पहले आपने वो सीरीज निकाला नहीं था, अब तो निकाल लिया है, तो क्या करोगे आप यहाँ पे 4 n इक्वल टू 1 के लिए आपको क्या मिलेगा, A1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1 दैट इज A2 बाई A1, और A2 कितनी है, ये रहा ना 1, और A2 A1 कितना है, ये भी 1, यानी क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से 4n2 के लिए भी निकाल सकते हो, क्या मिलेगा 4n इक्वल टू 2 के लिए ये हो जाएगा A3 बाई A2, डायरेक्टली अगर बात की जाए तो ये मिलेगा ना। ठीक है, A3 बाई A2, और A3 कितना है आपके पास 2 बाई A2 कितना है 1 दैट इज 2, सारे मिल गए। कैसे सीक्वेंस में लिखना है आपको, पहले ये गिवन था, सबसे पहले आपको A3 A4 A5 और A6 निकाल लेना है, देन आपको एक एक करके इनको निकालना है, n1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। ठीक है ना,